अच्छा सर, वंस हमने अश्योरेंस इंगेजमेंट में और रिलेटेड सर्विसेज में यानी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के बीच में फ़र्क समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि जार्गन्स क्या क्या होते हैं, जैसे इंगेजिंग पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, ये सारी चीज़ें। अब ये देख लेते हैं कि भाई मुझे, क्योंकि इसमें ये बताया गया है ISRS के अंदर कि आपने पहले तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और उस क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स के अंदर वो कहता ये है कि एक्सेप्ट करने से पहले आप ये देखेंगे कि भाई क्या उसका पर्पस है जिसके लिए आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करने को वो बोल रहा है। सबसे पहले क्या कहता है कि आप पर्पस देखें कि पर्पस या मकसद क्या है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करवाने का। क्यों कहता है, ज़रा बात सुनिए, क्योंकि देखें ये वैसे ही बंदा रीड करे तो नहीं समझ आए और ये बाउंसर निकल जाए, बच्चा कटा भी दे इसको, भाई ये अहम बात है। वो कहता ये है कि आप मकसद को इसलिए समझें ताकि आप ये समझ पाएँ कि वो जो प्रोसीजर आपसे एग्री करवा रहा है क्या वो उससे रेलिवेंट है भी या नहीं है। अब लेट्स से जो प्रोसीजर परफॉर्म करने थे, सही है जी, वो कौन से थे कि डिविडेंड रेमिट होना है, ऐसा ही क्या होना है, डिविडेंड रेमिट होना है। अच्छा, डिविडेंड रेमिट करने के लिए जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के उससे मुझसे मुझे बोले वो क्या थे, वो रेलेवेंट प्रोसीजर होने चाहिए ना। रेलेवेंट प्रोसीजर, आप एक अक्लमंद इंसान है, अक्लमंद ऑडिटर हैं, आपको पता होने चाहिए कि रेलेवेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। कि भाई मैं बैंक स्टेटमेंट देख लूँगा, क्या देख लूँगा, बैंक स्टेटमेंट देख लूँगा कि क्या यहाँ से डिविडेंड रेमिट हुआ या नहीं हुआ। मैं परसेंटेज ऑफ डिविडेंड शेयर कैपिटल पे अप्लाई करके देखूंगा। तो वो रेलेवेंट प्रोसीजर्स थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको बोले कि सिर्फ आपने बैंक स्टेटमेंट देखनी है, तो भाई आप भी ये देखेंगे ना कि आपका नाम इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो वो रेलेवेंट प्रोसीजर आपने सारे परफॉर्म करने जो उस मकसद को अचीव करने के लिए हो। तो आपने अक्लमंदी से ध्यान लेना है, अक्लमंदी से काम लेना है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब्जेक्ट मैटर ये है तो कोई भी आपसे सवाल करेगा कि भाई आप तो ऑडिटर हैं, कि जाहिल ऑडिटर थे आपके, जाहिल प्रैक्टिशनर थे, ऑडिटर तो गलत कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिशनर की बात हो रही है यहाँ पे। वो कहेगा कि आप जाहिल प्रैक्टिशनर थे कि मकसद पता होते हुए भी आपने सिर्फ एक प्रोसीजर एग्री किया। तो भाई एग्रीमेंट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले मकसद समझो और देखो उस मकसद को अचीव करने के लिए वो जो प्रोसीजर्स तुमसे एग्री करवा रहा है वो मिसलीडिंग तो नहीं है। अदरवाइज आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ द इंगेजमेंट, सही है जी। फिर बोल रहा शेल नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू द एंगेजमेंट इफ फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पता लग जाए जो इंडिकेट करें कि प्रोसीजर जो कहे जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए वो इनअप्रोप्रिएट है। और वो कहता ही है कि आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट तब करेंगे जब ये चीज़ें हो जाएं। पहली, इंगेजिंग पार्टी एक्नॉलेज करे प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट हैं। आप उससे लिखवाएंगे कि भाई तुम बोलो ये प्रोसीजर काफ़ी हैं, क्योंकि मैं तो अश्योरेंस नहीं दे रहा ना, अदरवाइज तो मैं सोचता कि कितने प्रोसीजर करने हैं। आप बताएं कि ये प्रोसीजर काफ़ी हैं। दूसरी चीज़, इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म द AUP विल बी ऑब्टेन्ड। आप ये कंक्लूड कर लें कि भाई जो, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मुझे मिल जाएगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे क्या होगी, मिल जाएगी। तीसरी चीज़, AUP and related findings can be described objectively and not misleading। यानी जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैं वो मेरी रिपोर्ट के अंदर ऑब्जेक्टिवली बयान कर दिए जाएंगे और वो मिसलीडिंग नहीं होंगे उनके रिलेटेड फाइंडिंग्स के साथ। फिर उसने ही इस वाले सेक्शन के अंदर कुछ सजेशंस दी। पहले आखिरी वाला पढ़ लेते हैं। वो कहता है नो रीज़न टू बिलीव दैट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स विल नॉट बी कंप्लाइड। अच्छा, वो कहता ही है कि हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा, हम एथिकली काम कर रहे होंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी सिंपल रखें, एक्सेप्टेंस से पहले आपने मकसद को समझना है, मकसद को ध्यान में रखते हुए देखना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोसीजर। फिर आपने ये देखना है वो प्रोसीजर सामने वाले से एग्री हो जाए। अगर वो सामने वाला एग्री कर लेता है तो फिर आप ये देखें कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। यू हैव नो रीज़न टू बिलीव कि सामने वाला बंदा आपको डेटा नहीं देगा। एंड यू हैव नो रीज़न टू बिलीव कि जब मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा तो मैं एथिकल नहीं हूँ। मैं एथिकल रहूँगा ये मुझे पहले से ही पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं ये इंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करूँगा। फिर वो कहता ही है कि आपको पहले ये भी कंक्लूड करना है इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कि जो प्रोसीजर्स की वर्डिंग है वो ऑब्जेक्टिव हो, वो मिसलीडिंग ना हो। ऐसा नहीं लगे कि एश्योरेंस दी हुई है। आए देखते हैं वो कौन से अल्फाज का चुनाव करने से मना करता है, वो कौन से अल्फाज का चुनाव करने से क्या करता है, मना करता है। सर यहाँ पे देख लेते हैं। वो बोला है टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद अश्योरेंस, यानी जो अश्योरेंस में आपने अल्फाज यूज़ किए हैं कौन से, प्रेजेंट फेयरली, ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑर्डर्ड रिव्यू, अश्योरेंस, ओपिनियन, कंक्लूजन।
क्योंकि लोग ऐसे ओपिनियन देखते रहते हैं ना, तो वो ये भी समझेंगे कि इस पर भी एश्योरेंस दी है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें और उसमें फ़र्क होना चाहिए, तभी वो वाले अल्फाज यहाँ यूज़ नहीं कर सकता मैं। आगे वो बोल रहा है टर्म्स जो कि इम्प्रेशन दें, सही है, अश्योरेंस ओपिनियन का कंक्लूजन का, सच वी सर्टिफाई, वी वेरीफाई, वी हैव असर्टेन, वी हैव इंश्योर्ड, वी हैव वेरीफाइड, ऐसा नहीं। वेरिफिकेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होगा, वरना तो लगेगा आपने अश्योरेंस दी है। बात क्लियर है? आगे अनक्लियर और वेग फ्रेजेस यूज नहीं करने, जैसे कि वी ऑब्टेन्ड ऑल द एक्सप्लेनेशंस एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? वेग बात कर रहे हैं कि हमें जो इंक्वायरीज करनी थी हम कर ली, और जो नेसेसरी प्रोसीजर परफॉर्म करने कर ली, तो ये भी तो कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ हो गया ना। कोई वेग बात नहीं करनी है आपने, सिंपल भाई ये प्रोसीजर था, उसका आंसर ये, दैट्स इट, जो मैंने किया उसका नताइज ये, दैट्स इट। कोई कंक्लूसिव बात नहीं करनी, कोई कंक्लूसिव बात नहीं करनी। टर्म्स दैट सजेस्ट दैट द फाइंडिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट फैक्चुअल रिजल्ट, यानी ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना कि जो कि लगे कि फैक्चुअल रिजल्ट को असल में रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे कि इन आर व्यू, फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, वी टेक द पोजिशन डेट, यानी ऐसे नहीं बोला इन आर व्यू, ऐसा नहीं कि भाई मेरे व्यू के अंदर ये, ऐसा नहीं। आपने फैक्ट बताना है, जो है वो है। अपना व्यू आप अपने पास रखें, आपको अपना व्यू नहीं देना। आपको जो काम करने को कहा गया है वो करें, उसका जो आंसर आया वो बता दें। इन आर व्यू नहीं करना, यानी आप क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व, वही जो प्रोसीजर्स हैं, वही जो प्रोसीजर कन्फर्म्ड, ये प्रोसीजर्स जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में होते हैं वही अल्फाज यूज़ करेंगे, पर कंक्लूसिव अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ मिस इंटरप्रिटेशन कि हमने इस पर ओपिनियन दिया है जबकि हमने इस पर ओपिनियन नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की लफाजी अलग है। वो अश्योरेंस है, लोग जब अश्योरेंस रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें उनको समझ आती है, तो उसको अलग रखा, इसको अलग रखा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे फिर हम कहते हैं कि भाई आपको हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर वो बोले, क्योंकि ये रिवाइज हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ये सवाल पूछ सकता है। हम इंगेजमेंट लेटर बनाना भी सीखते हैं, पर वो कहता ये है कि अगर इंगेजमेंट लेटर आपने बनाना है ना, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, PDF अपलोड भी कर दूँगा और उसको डिस्कस भी कर लूँगा। सबसे पहले आपने टू, यानी द इंगेजिंग पार्टी, एड्रेस ही बताना है। फिर आपने बताना ये है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। यू हैव रिक्वेस्टेड दैट वी परफॉर्म एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट्स, ऑन दी प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट, ये सब्जेक्ट मैटर, यानी इसके ऊपर कोई काम करवाना चाह रही होंगी ये कंपनी। This letter is to confirm our understanding of the terms and objective of our engagement and the nature and limitation of the services that we will provide. फिर आप बता रहे हो कि ये इंगेजमेंट लेटर किसके लिए बनाया जा रहा है। अच्छा सर, क्या ये इंगेजमेंट लेटर याद करना है? नहीं, पर आपने 5-6 बार रीड करना है, ताकि कुछ सिनेरियो आए वो आपको इंगेजमेंट लेटर बनाने को बोले तो आप सारी सिचुएशंस को सेम रखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की जगह अपना मैटर डाल देंगे। तो ये प्योर छपाई वाला जो है आपका इंगेजमेंट लेटर होगा। और हो सकता है इंगेजमेंट लेटर बना के तो बोले गलतियाँ निकालो इसमें क्या नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे 5-6 बार रीड किया हुआ होगा, तब आपको तमीज़ होगी कि आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। बोला आर एंगेजमेंट विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISRS। आपने बताना है कि हम जो ऑडिट, ये है हमारी इंगेजमेंट है, ये ऑडिट नहीं है जो आयजा के तहत होगी, ये इंगेजमेंट ISRS के तहत होगी। आगे agreed upon procedures engagements in performing the AUP, यानी agreed upon procedure engagement we will comply with relevant ethical requirements which does not require us to be independent, यानी एक ऐसी engagement है जिसमें आपको independent होना बनता नहीं था, पर अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर होते तो आप पे independent होना लाजमी हो जाता है। यानी सर ये बात कहें कि अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर नहीं हैं तो आपको इंडिपेंडेंट होने की कोई नीड नहीं है। तो आपने वो फैक्ट भी बताना है कि ये इंगेजमेंट में अगर मैं इंडिपेंडेंट होने की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर है तो वो भी लिखूंगा, यानी फिर ये अल्फाज चेंज हो जाते हैं, ये अल्फाज चेंज हो जाते हैं। फिर आप क्या लिखते हैं? इन परफॉर्मिंग द AUP इंगेजमेंट वी विल कंप्लाई विद XYZ रिक्वायरमेंट, यानी IAESB जो हमारा है इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का जो हमने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है, सही है जी, वो कोड ऑफ एथिक्स आप पे अप्लाई हो जाएगा। आप ये लिखेंगे और फिर बोलेंगे आप कि विच डज नॉट रिक्वायर अस टू बी इंडिपेंडेंट, तब लिखोगे जब आपको इंडिपेंडेंट होने की नीड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे लिखेंगे विच ऑल्सो रिक्वायर अस टू बी इंडिपेंडेंट, यानी ये अल्फाज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी अगर आपने इंडिपेंडेंट नहीं होना तो वो भी बताना है, अगर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताना है। क्लियर है? आगे फिर
आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट परफॉर्म अंडर ISRS इन्वॉल्व और परफॉर्मिंग द प्रोसीजर एग्रीड विद यू, यानी ये अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं बयान कर रहा हूँ AUP प्रोसीजर्स के बारे में, इस इंगेजमेंट के बारे में, कि ये इंगेजमेंट हमें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रोसीजर परफॉर्म करें जो कि आपसे एग्री किए गए और हम कम्युनिकेट करें फाइंडिंग्स रिपोर्ट के ज़रिए। और मैं फिर यहाँ पे क्लियर करूँगा कि फाइंडिंग फैक्चुअल रिजल्ट्स होंगे AUP जो हमने परफॉर्म किया था, यू एंड इफ रेलिवेंट अदर पार्टीज़, यानी या तो हम कहेंगे यू, यानी अगर उसने मुझे एंगेज किया, या तो फिर मैं दूसरी पार्टी जो एंगेजिंग पार्टी है एक्नॉलेज दैट प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ द इंगेजमेंट। यानी अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो भी तो इंटेंडेड यूज़र था ना। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंगेजमेंट लेटर के अंदर जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोसीजर्स दूसरी जो मेरा इंटेंडेड यूज़र होता है वो भी एग्री करता है। तो फिर मैं यहाँ पे अप्रोप्रिएटली उसके अल्फाज को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, मैं बोलूँगा यू एंड, यानी यू मतलब कंपनी, मैं पहले ही डिफाइन कर दूंगा ऊपर कहीं के, लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई EFU जर्नल है, EFU जर्नल के ब्रैकेट में लिख दूंगा यू, ताकि मैं जब भी यू यूज़ करूँ तो मतलब उसका रेफर हो कि मैं EFU जर्नल की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा यू एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सही है जी। यहाँ पे लिख दूंगा यू एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्नॉलेज दैट द प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। तभी ऊपर इफ रेलेवेंट लिखा हुआ है ना, अगर इंटेंडेड यूजर ने एग्री नहीं किया तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा भाई, वी मेक नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसीजर, यानी आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हो कि हम इंगेजमेंट लेटर में ही बता रहे हैं कि हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जो डिसाइड हुए हैं इसकी अप्रोप्रिएटनेस पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट करने की पहली शर्त है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म, वो वाली बात मैंने कर दी कि वो रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर दीज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड अश्योरेंस ऑफ कंक्लूजन। यानी सर आपने देखा मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया एंगेजमेंट लेटर में कि ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की जो रिपोर्ट है ये कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई रिव्यू और ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, जो मैं ऊपर से एम्फेसाइज करता हुआ आ रहा हूँ। आगे फिर वो कहता है ये कि प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे आर सोली फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग यू इन डिटरमाइनिंग वेदर योर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंप्लाइंट विद योर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। यानी ये पता है क्यों मुझे अपॉइंट किया गया, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात समझ आ जाए कि जो हमने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई है वो काम उसके तहत ही कर रहे हैं। तो ये उसने हमें कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर दे दिए होंगे कि ये देखो ये पॉलिसी है, पहले इसका अप्रूवल होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्वालिटी चेक होगी। तो हमने सिंपल वही एग्रीड प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके बता देना कि ये हुआ है या नहीं हुआ, फैक्चुअल फाइंडिंग बतानी है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे सोली इस पर्पज़ के लिए, आपके लिए, आपको असिस्ट करने के लिए, सही है जी। अकॉर्डिंगली हमारी रिपोर्ट आपको एड्रेस की जाएगी और हमारी रिपोर्ट किसी और के लिए सूटेबल नहीं है, ये केवियट डालना पड़ता है आपको कि अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये रिपोर्ट किसी और के काम की नहीं है, ये एंगेजमेंट लेटर में मैं पहले तय कर रहा हूँ। वी हैव एग्रीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स एंड रिपोर्ट टू यू द फाइंडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम आवर वर्क। यानी फिर मैं बताता हूँ इस रिपोर्ट के अंदर, इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि ये प्रोसीजर्स एग्री हुए हैं। जैसे इसके अंदर मैनेजमेंट से ऑब्टेन करूंगा, यानी एंगेजमेंट पार्टी, अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन XYZ, ये रीड कर लीजिएगा आप। फॉर ईच आइडेंटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट ओवर $25,000 ऑन द लिस्टिंग, कंपेयर द कॉन्ट्रैक्ट टू द रिकॉर्ड्स ऑफ बिडिंग एंड डिटरमाइन वेदर ईच कॉन्ट्रैक्ट वॉज सब्जेक्ट टू अ बिडिंग बाय एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी इनकी पॉलिसी रही होगी कि भाई जब भी मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करूंगा तो पहले मैं बिडिंग करूंगा, सही है जी। बिडिंग में जो जाहिर सी बात है सबसे कम अमाउंट और क्वालिटी वाली अमाउंट होगी मैं उसको ऑफर करूंगा, उसके अप्रूवल चेक करूंगा। तो यही पॉलिसी पे मैंने काम करना है। तो इसका जो जवाब लिखूंगा मैं, जब इसका मैं रिजल्टिंग कंक्लूजन लिखूंगा, कंक्लूजन मतलब सर उसकी फैक्चुअल फाइंडिंग लिखूंगा, तो उसमें मैं सिंपल ये लिखूंगा कि हमने इंस्पेक्ट की थी और इंस्पेक्शन से रिजल्ट आया कि द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द पर्सन हुज बिड इज दिस फ्रॉम ऑल 3 दीज बिड्स। यानी पर हमने कंक्लूजन नहीं दिया, हमने फैक्ट बता दिया, फैक्चुअल फाइंडिंग। अब आपको जो समझना है आप समझा। मैं ये अच्छा मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि अच्छा अगर मैं ये लिख दूँ ना कि इन आर ओपिनियन, इन आर व्यू दैट बिडिंग वॉज मेड, तो भाई ये भी तो ओपिनियन दे रहे हो ना, ओपिनियन नहीं देना आपने, सही है। या तो ये लिख दूँ मैं कि भाई बिडिंग वॉज डन एज पर द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी,
तो ये आप कंक्लूड करके, आपने कंक्लूड नहीं करना, आपने जो टेस्ट किया था उसका जवाब देना, दैट्स इट। सही है जी। आगे, फॉर ईच आइडेंटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड ओवर 25,000 लिस्टिंग, कंपेयर द अमाउंट पेएबल पर साइन कॉन्ट्रैक्ट टू द अमाउंट अल्टीमेटली पेड बाय द एंगेजिंग पार्टी एंड डिटरमाइन वेदर द अमाउंट अल्टीमेटली पेड इज द सेम एज द एग्रीड अमाउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें ये चेक करना था कि भाई जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में थी वही पे हुई है, उससे ज़्यादा तो पे नहीं हो रही है। तो ये उसने समवॉट अपने किसी मकसद को, किसी सब्जेक्ट मैटर को अचीव करने के लिए मुझसे प्रोसीजर परफॉर्म करा है, जिसका जिम्मेदार भी हुआ है, जिसके लिए अल्टीमेटली मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जिस पर मैं कोई एश्योरेंस नहीं दूंगा। ये मैं कहाँ एग्री कर रहा हूँ सर? इंगेजमेंट लेटर के अंदर। आगे फिर हम इसको बताते हैं कि पीरियड ऑफ इंगेजमेंट क्या होगा। फिर वो बोलता है, हम बोलते हैं कि भाई आर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट, यानी हम रेफरेंस देंगे एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का। सही जी। फिर हम बोलते हैं प्लीज़ साइन करें, रिटर्न कर दें अटैच कॉपी हमें। यानी सर ये सिंपल आपके लिए एक इंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है जिसको आपने बखूबी 5 से 6 बार रीड करना है, क्योंकि ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है ना, ये थ्योरी है और मैंने उस थ्योरी को यहाँ से लिंक कर दिया है। अब आपको प्लीज़ यार खुदा के वास्ते इस पर ग्रिप होनी चाहिए, यानी मैं आपको 1-2 सवाल बना के करा दूंगा इसके ऊपर, जिस पे आपकी एक सफिशिएंट ग्रिप आ जाएगी कि आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स है जो यहाँ पे मैंने टेस्ट किए हैं। सही है। ऑडिट का पेपर आसान नहीं है, बट आपने लॉजिकली साउंड रहोगे तो ये निकल जाएगा पेपर। सही है जी। कहने को लगता है कि यार ये है वो है, बट इसमें बहुत ही टेक्निकलिटीज़ हैं, वो घुसने को आएगा तो लग पता जाएगा। तो आपने बिल्कुल केयरफुली होकर इस चीज़ को रीड करना है, क्योंकि मैं आपको बखुदा एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में करवा रहा हूँ। अब आगे सुनिएगा। वंस आपने इंगेजमेंट लेटर को एग्री कर लिया, अब आप परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स और फिर सोचेंगे कहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। अच्छा, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की लेंगे? आप भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप इस चीज़ की लेंगे कि आपने जो डेटा दिया था फॉर द पर्पस ऑफ AUP वो इसके लिए कंप्लीट था। ऐसा तो नहीं है कि कम डेटा दे के भी फैक्चुअल फाइंडिंग गलत करवा दी हमसे, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन में आप लेंगे। आप कंसिडर करेंगे लेना चाहिए, तो यस आपको लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे जो इंगेजमेंट होती है ना, सिंपल रखना, याद मेरी बात बच्चों, सिंपल रखना। जो इंगेजमेंट में चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर आप जो है रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिएगा। आप उसमें ये भी लिखवा लीजिएगा कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज कंट्रोल्स दैट आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या दिस नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सब लिखवा सकते हो भाई, सब लिखवा सकते हो, खाली वर्डिंग्स को अकॉर्डिंगली क्या करना है, मोल्ड करना है। अब आगे रिपोर्ट के अंदर बड़ी बेसिक सी रिपोर्ट है, बड़ी मासूम सी रिपोर्ट है, 5 मिनट की कहानी है। सबसे पहले आपका टाइटल आएगा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट्स। आपने बताना है कि ये रिपोर्ट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट है। वैसे क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। अब क्या लिख रहा हूँ, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट। फिर सब्जेक्ट मैटर बताओगे क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट्स, यानी ऑन के बाद आपने बताना है सब्जेक्ट मैटर। एड्रेस ही किसको एड्रेस हो रही है। फिर आपने सबसे पहले बताना है पर्पस ऑफ दिस AUP। वो बोलता है पर्पस के अंदर सबसे पहले बताएंगे सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस। आर रिपोर्ट इज सोली फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग इंगेजिंग पार्टी, यानी यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा जिसने इंगेज किया है, इन डिटरमाइनिंग वेदर प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट इज कंप्लायंट विद इट्स प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज एंड मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमने, शुरू में ही बता दिया। देखो भाई, कोई भी बंदा रिपोर्ट रीड करे ना, पहला पर्पस क्या है, पॉलिसी से कंप्लायंस। किसकी पॉलिसी से कंप्लायंस? कंपनी की पॉलिसी से कंप्लायंस। ये किसी और के काम की नहीं है, सीधा लिख दिया। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, पर्पस ऑफ दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट। मकसद क्या है, ये चेक करना कि जो प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा वो इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए मकसद क्या है, पता लग जाए मकसद क्या, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि क्या वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ के तहत हो रही है या नहीं हो रही। आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंगेजिंग पार्टी एंड द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या इंगेजिंग और रिस्पॉन्सिबल पार्टी अलग अलग हो सकते हैं? यस, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इंगेजिंग पार्टी हैज़ एक्नॉलेज दैट द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। सर ये आपने इंगेजमेंट लेटर में एग्री करवाया था, आपको याद हो। रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज आइडेंटिफाइड बाय इंगेजिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म। यानी अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंगेजिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी सेम होती है, तो फिर हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि इंगेजिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर। सही है जी, जिससे हमने क्या एग्री किए हैं, प्रोसीजर एग्री किए हैं। फिर बोलते हैं प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं हमारी, हमने कंडक्ट किया AUP ISRS के तहत,
हमने ऊपर लिखा था हम करेंगे ISRS के तहत। AUP इंगेजमेंट इन्वॉल्व करता है प्रोसीजर परफॉर्म करना जो एग्री किए थे इंगेजिंग पार्टी से एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स विच आर द फैक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ आर AUP। हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसीजर। EL में भी लिखा था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपने ली है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था हैज़ एक्नॉलेज दैट द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएट। इंगेजिंग पार्टी ने एग्री किया था, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कि वो सफिशिएंट है या नहीं है, वरना तो मेरा ओपिनियन हो जाएगा। अगर मुझे ओपिनियन देना होता तो मैं अपने हिसाब से प्रोसीजर परफॉर्म करूँ ना, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ पे तो ये भी नहीं लिखता वी हैव एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। भाई मैं क्यों जजमेंट्स बनाऊंगा, मुझे कोई कंक्लूजन थोड़ी ना ड्रॉ करना है, मुझे तो जो बोला गया वो करूँगा, दैट सेड उसके रिजल्ट बता दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे फिर वो बोलता है दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट अकॉर्डिंगली हमने इस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया। ऊपर बोला था हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे, यहाँ पे कह रहा हूँ हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। हैड वी परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स अदर मैटर्स हमारे ध्यान में आते जो हम आपको बताते हैं। फिर वो कहता ये है कि प्रैक्टिशनर ने प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल लगाना है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब ISQC जो मैंने आपको बताया था। इसको रीड कर लेता हूँ। वी हैव कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस इंगेजमेंट देयर आर नो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर भी होते और आपको कहा जाता कि डिविडेंड रेमिटेंस का असाइनमेंट करें, तो आप यहाँ पर लिखते वी वर रिक्वायर्ड बाय ISR टू बी इंडिपेंडेंट, वी वर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस इंगेजमेंट। तो फिर वो लिखते हैं और फिर बताते हैं कि हमने अपने कौन से कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है। बात क्लियर है। फर्म अप्लाई करती है ISQC, सही है जी, क्वालिटी कंट्रोल्स, सही है, जो कि यूज़ होते हैं ऑडिट और रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज में। ये दोनों कवर हो गए। ISQC दोनों के लिए, ऑडिट के लिए भी है, ISRS के लिए भी है। And accordingly maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with the ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements। फिर हम बताते हैं हमारे प्रोसीजर्स और उसकी फाइंडिंग ये हम बोलेंगे वी हैव परफॉर्म द प्रोसीजर डिस्क्राइब बिलो विच वर एग्रीड अपॉन विथ यू ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट। यानी मैं बता रहा हूँ हमने ये प्रोसीजर बिलो परफॉर्म किए हैं जो कि आपसे एग्री किए गए थे। किस लिए एग्री किए गए थे? इसलिए कि भाई प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपने इसको हल्का फुल्का अपने हिसाब से चेंज करके रिपोर्ट बनानी होगी, अगर बनाने को आ जाए तो बी प्रिपेयर्ड, रिपोर्टिंग पे ध्यान दो। आगे सर ये प्रोसीजर्स और ये उसकी रिलेटेड फाइंडिंग्स पहली रीड कर लेता हूँ। ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट a listing of all contracts signed between XYZ dates and identify all contracts valued over the 25। यानी इसमें क्या है, मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने इस दिन से इस दिन के बीच में और देखना $25,000 से ऊपर के कौन से थे। अब देखो इसका जवाब क्या है। वी ऑब्टेन मैनेज फ्रॉम द मैनेजमेंट लिस्टिंग ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विच वर साइंड बिटवीन दीज। ऑफ द 125 कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लिस्टिंग वी आइडेंटिफाइड 37 कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यूड एट ओवर $25,000। फैक्ट बता दिया, फैक्ट बता दिया, कोई लंबी नहीं की, कोई फजूल बकवास नहीं की कि टू एंड फेयर व्यू, इन आर ओपिनियन, इन आर व्यू, कुछ भी नहीं। चेक किया, उसका जो आंसर आया वो बता दिया, दैट्स इट। बात समझ आती है। तो सर ये जब प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते तो हमारी सिग्नेचर आती है, डेट आती है और एड्रेस आता है, दैट्स इट। ये था आपका ISRS 4400। मैं इस पर आपको सवाल करा दूंगा जिसमें पास पेपर आया हुआ है पुराना। अब पुराने से मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे इसकी हेडिंग देखेंगे ना, इसकी हेडिंग है ISRS 4400 रिवाइज्ड। ISRS 4400 रिवाइज का मतलब ये कि पहले ये कुछ और हुआ करता था, अब ये नया आ चुका है। तो सब चीज़ें सेम है, सब चीज़ें सेम है, खाली रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज है। और वहाँ पे ISQC वगैरह की बातें नहीं थी, यहाँ पे ISQC वगैरह की बातें हैं। सही है जी। तो हम उस सवाल को इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जी। जज़ाकल्लाह।